हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रीडिंग पोल्यूशन इन द बे और इसमें भी हमारे पास 13 क्वेश्चन हैं। 1 to 4 तो है हमारे मैच द हेडिंग और 5th to 8th है हमारी कौन सी बात की साइंटिस्ट ने कही है और 9 to 13 है हमारे पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम रीड करते हैं। क्या स्टेटमेंट गिवन है? फर्स्ट है सी ग्रासेस टर्न टू बी मोर रेजिस्टेंस टू द सैलिन वाटर लेवल इन द बे। सी ग्रासेस मोर रेजिस्टेंस हो गई किसके? सैलिन वाटर लेवल के, जो कि बे का सैलिन वाटर लेवल था उसके मोर रेजिस्टेंस हो गई। ये हमें चेक करना है कौन से पैसेज में गिवन है। सेकंड है सिग्निफिकेंस ऑफ फाइंडिंग ए स्पेसिफिक रीज़न इन कंट्रोवर्सी। हमें वो रीज़न फाइंड आउट करना जो कंट्रोवर्सी का मेन रीज़न है, ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस फाइंड आउट करनी है। थर्ड है एक्सपेंसिव प्रपोजल रेस टू सोल्व नाइट्रोजन डिलेमा। एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली प्रपोजल है जो नाइट्रोजन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज़फुल है, और लेकिन वो फिर भी डिलेमा में कि उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या ना करें। फोर्थ है स्टैटिक ऑफ इकोलॉजिकल चेंज इन बोथ द कोरल एरिया एंड द स्पीसीज। स्टैटिक मीन्स कोई रिपोर्ट है किसकी? इकोलॉजिकल चेंज की, किसमें? बोथ कोरल एरिया और स्पीसीज में। तो हम ये 4 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो अभी कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए लिस्ट ऑफ आइडिया फर्स्ट 2 लाइन उस लास्ट 2 लाइन रीड करते हैं। हम फर्स्ट ए के अंदर रीड करते हैं तो पहले हम जस्ट देख लेंगे पूरा सा कि इसके अंदर आंसर हो भी सकते हैं, नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला रीड करते हैं। पोरिंग वाटर इनटू द सी साउंड्स हार्मलेस इनफ। वाटर को पोर करना सी साउंड में हार्मलेस हो सकता है, काफ़ी हार्मलेस है। बट इन द फ्लोरिडा बे ए लार्ज स्वेलो सेक्शन ऑफ गुल्फ मैक्सिको लाइज बिटवीन साउदर्न एंड ऑफ एवरग्लेड्स एंड फ्लोरिडा कीज। इट इज़ प्रूविंग हाईली कंट्रोवर्शियल। इसके अंदर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। सेकंड में देखो बी पैसेज के अंदर ऊपर तो व्हाट इज़ द रिस्क इन द फ्यूचर ऑफ द बे एक्सटेंसिव बिट्स ऑफ सी ग्रासेस। क्या रिस्क हो सकता है किसके लिए? सी ग्रासेस के लिए। और उसके बाद दीज ग्रो ऑन द बेस मडी फ्लोर एंड एक्ट एज नर्सेस फॉर द लार्वा ऑफ श्रिम्प्स, lobsters and fish, many of important sports and commercial fishing species। कमर्शियल फिशिंग स्पीसीज़ के लिए और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसके लिए? लार्वा ऑफ श्रिम्प्स, लॉबस्टर्स एंड फिश, वो सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मडी फ्लोर होगा तो ये ग्रो नहीं कर सकेंगे। उसे लास्ट में देखिए, लास्ट में दे रखा है since 1980 coral cover has dropped by 40% and a third of coral species had gone। 1980 में 40% coral cover ड्रॉप हो गया, डिक्रीज हो गया, और 1/3 coral species के ऊपर इफेक्ट आया, ठीक है। दिस हैड ए डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द एनिमल्स दैट डिपेंड अपॉन द रीफ सच एज क्रैब्स, टर्टल्स एंड नियरली 600 स्पीसीज ऑफ फिश। तो यहाँ पर डाटा गिवन है। जो डाटा गिवन, डाटा किस में होता है? स्टैटिस्टिक्स में। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन था, फोर्थ ऑप्शन क्या था हमारे पास? फोर्थ ऑप्शन था हमारे पास स्टैटिक ऑफ इकोलॉजिकल चेंज इन बोथ द कोरल एरिया एंड द स्पीसीज। ये यहाँ पर मैच करता है, ठीक है, मैच कर रहा है। तो हमारे पास फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद हम सी रीड करते हैं। व्हाट इज़ द कॉजिंग सच, सी क्या है हमारे पास? व्हाट इज़ कॉजिंग सच इकोलॉजिकल चेंज इज़ ए मैटर ऑफ मच डिबेट। डिबेट कंट्रोवर्शियल होती है और कॉजिंग मीन्स रीज़न हो जाएगा। तो हमारे पास जो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड है सिग्निफिकेंस ऑफ फाइंडिंग ए स्पेसिफिक रीज़न इन कंट्रोवर्सी, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अब नेक्स्ट रीड करते हैं, नेक्स्ट करते हैं डी। फर्स्ट 2 लाइन और सिर्फ लास्ट 2 लाइन। जोसेफ जीमेन ए मैरीन इकोलॉजिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ वाइक्रिया थिंक्स दैट दिस इज़ अ गुड आइडिया। ही बिलीव्स दैट ए लैक ऑफ फ्रेश वाटर इन द बे इज द मेन प्रॉब्लम। फर्स्ट 2 लाइन में आंसर्स नहीं है, लास्ट की 2 लाइन पढ़ते हैं। दिस ही सेज दैट इज़ वाई बी वंस
crystal clear water often resemble pea soup and in viscous circle. These turbid blooms block out sunlight, causing more sea grasses to die and yet more turbid. इनमें से भी कोई मैच नहीं कर रहा डी के अंदर। उसके बाद ई पढ़ते हैं। ई के अंदर ब्रेन लेपोनाइट, ए मेरीन साइंटिस्ट एट द हार्बर ब्रांच ओशियोग्राफिक इंस्टीट्यूट ऑफ फोर्ट इन फ्लोरिडा डिसएग्री मीन्स एग्री नहीं है। तो ही थिंक्स दैट सी ग्रासेस कैन टॉलरेट मच हायर लेवल ऑफ सैलिनिटी। वो कह रहे हैं कि सी ग्रासेस सैलिनिटी का हायर लेवल को टॉलरेट कर सकती हैं। और उस देन द बे एक्चुअली डिस्प्ले मीन्स जो बे के अंदर जो डिस्प्ले किया गया उससे हायर लेवल वो टॉलरेट कर सकती हैं। तो ये हमारा कौन सा मैच कर रहा है? हमारा ये मैच कर रहा है सी ग्रासेस टर्न टू बी मोर रेजिस्टेंट टू सैलिन वाटर इन द बे। मीन्स फर्स्ट का ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा? ई। नेक्स्ट रीड करते हैं एफ। इट इज़ ए plausible theory the water flowing of crops that are grown on the 750,000 acre of heavily fertilized farmland on the northern edge of the Everglades is rich in nitrogen। मीन्स वो लैंड है उसके अंदर इतने जो हमारा एकड़ लैंड है वहाँ पर वो नाइट्रोजन के का लेवल वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हाफ ऑफ विच एंड अप इन द बे। उसमें से हाफ कहाँ पर एंड हो जाता है? बे के अंदर। इसकी पहले दो लाइनों में कुछ नहीं दे रखा और लास्ट की दो लाइनों में साइंटिस्ट के बारे में गिवन है। इट मीन्स एफ आंसर हमारा नहीं है। उसके बाद जी रीड करते हैं। सच क्लेम एंड द काउंटर क्लेम मेक्स द इम्पैक्ट ऑफ द रेस्टोरेशन प्लान डिफ़िकल्ट टू प्रोडक्ट। If increased salinity is the main problem, the bay ecology will benefit from the Everglades restoration project। यहाँ पर भी ऊपर वाले पैसेज से रिलेटेड बात की है, क्लेम और काउंटर क्लेम की। मीन्स अगर सैलिनिटी इंक्रीज होना ही मेन प्रॉब्लम है तो बे की इकोलॉजी बेनिफिट होगी, क्योंकि वहाँ पर उसको हम रिस्टोर कर सकते हो रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है। और if however nitrogen is the problem, increasing the flow of fresh water could make matters much worse। अगर नाइट्रोजन मेन प्रॉब्लम है तो फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी, मीन्स फ्रेश वाटर मिलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये भी मैच नहीं करता। उसके बाद थर्ड, if the second hypothesis prove correct, the cure to remove nitrogen from farmland and the sewage discharge, or perhaps both। सेकेंड हाइपोथेसिस क्या कहती है? क्योर मीन्स इलाज करना, दवाई की फॉर्म में, टू रिमूव नाइट्रोजन को फॉर्मलैंड से रिमूव करना, और सीवेज डिस्चार्ज और दोनों। नाइदर विल बी इजी एंड मैन मेड वेटलैंड एट प्रेजेंट बीइंग built to reduce phosphate runoff into the bay। क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैन मेड जो वेटलैंड बनाए गए हैं प्रेजेंट टाइम में बीइंग बिल्ट टू, ये किसके लिए? रेड फॉस्फेट को रिड्यूस करने के लिए। आल्सो फ्रॉम फर्टिलाइज़र वुड नीड एंड अलगी कल्चर, फर्टिलाइज़र की भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके बाद ये किससे मैच करता है? ये पोल्यूशन से ये हमारा मैच कर रहा है किससे? इसमें कोस्ट लास्ट में देखिए, लास्ट में कोस्ट की भी बात की गई है और लैंड की भी। $6 है 650 और एरिया दे रखा है 3000 स्क्वायर माइल्स। इट मीन्स ये इसका आ जाएगा एक्सपेंसिव प्रपोजल रेस टू सोल्व नाइट्रोजन डिलेमा। नाइट्रोजन डिलेमा को सोल्व करने के लिए एक्सपेंसिव है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? एच। और एच किसका आंसर है? थर्ड का। ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट का हमारा आंसर होगा, ई।
फर्स्ट का हमारा हो जाएगा ई, सेकंड का सी, थर्ड का एच एंड फोर्थ का हमारा हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट हमारे 5 to 8 क्वेश्चन हैं। 3 साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं। फर्स्ट है बिल क्रूज इसकी, थर्ड सेकंड है ब्रेन लैपिनेट और सी है जोसेफ जीमैन। अगर साइंटिस्ट के नाम आपको नहीं ढंग से रीड कर सकते तो कोई बात नहीं, आप बिल, ब्रेन और जोसेफ के नाम से भी इनको फर्स्ट इनिशियल्स को भी आप सर्च कर सकते हैं और उनको ही बोल सकते हैं। पूरा नाम पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो 5th क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्रेनेज सिस्टम इन एवरग्लैड एक्चुअली रिजल्ट इन हाई साल्टी वाटर इन द बे। स्टेटमेंट हमें सर्च करनी किसने कही है। सेकंड है रिस्टोरिंग वाटर इन हाई नाइट्रोजन लेवल विल मेक मोर इकोलॉजिकल साइड इफेक्ट। 7th है हाई नाइट्रोजन लेवल में बी कोज्ड बाय नियर बाय फार्मलैंड। और 8th है रिलीजिंग सीवेज रादर देन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एरिया इंक्रीज इन द लेवल ऑफ नाइट्रोजन। ओके, और साइंटिस्ट की बात कौन से पैसेज से की गई थी? आई थिंक डी पैसेज में साइंटिस्ट की बात की गई थी, जोसेफ की। तो जोसेफ से रीड करते हैं। जोसेफ जीमैन, ए मैरीन ecologist at the University of Wageningen, thinks that this is a good idea. He believes that a lack of fresh water in the bay is the main problem. The blame, he says, that lies with the century of drainage in Everglades aimed to turning the marshes into the farmland and area for development. ये farmland और से रिलेटेड है। तो इट्स मीन्स इसने कौन सी बात कही है हमारे लिए, या इसने बात की है, और इसका हो जाएगा हमारा ड्रेनेज सिस्टम इन एवरग्लैड्स एक्चुअली रिजल्ट इन हाई साल्ट वाटर इन द बे। 5th, ठीक है, 5th क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइंटिस्ट ने कहा है कि अगर लैक ऑफ फ्रेश वाटर होगा तो मेन प्रॉब्लम होगी वो उसकी, फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा तो मेन प्रॉब्लम हो गई। इसलिए वो ब्लेम करते हैं लाइज इन ए सेंचुरी ऑफ ड्रेनेज इन द एवरग्लैड एम्ड ऑफ टर्निंग द मार्शेज इनटू द फार्मलैंड एंड द एरिया ऑफ डेवलपमेंट। इसलिए उस एरिया को और फार्मलैंड को वो डेवलप करना चाहते हैं। दिस कास्ट फ्लो फ्रेश वाटर थ्रू फ्लोरिडा बे टू dwindle, making the water in the bay overall more saline। इस वजह से वहाँ पर saline ज़्यादा होगी। This he argue kills of sea grasses and adds these roots nutrients and release the feed microscopic plants and animals that live in the water। उनके जो सी ग्रासेस और जो रूट्स हैं वहाँ पे उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं उसके अंदर जो उसमें मरेंगे, वहाँ पे वो उस पानी में रहते हैं, वो भी इसको क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स देंगे। द सी सेज दैट वाई द बे वंस क्रिस्टल क्लियर वाटर ऑफर रिजेंबल पी सूप। इसीलिए क्रिस्टल क्लियर जो वाटर है वो किससे रिजेंबल करता है? पी सूप से। एंड इन द विस्कस सर्कल दिस टर्बिड ब्लूम ब्लॉक आउट सनलाइट कॉजिंग मोर सी ग्रासेस टू डाई। इसलिए वहाँ पर क्या हो रही है, सनलाइट की वजह से सी ग्रासेस डाई हो रही हैं। ठीक है, तो जोसेफ ने कौन सी बात कही है यहाँ पर? जोसेफ ने कहा ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज मीन्स खाली करना, सिस्टम इन एवरग्लैड एक्चुअली रिजल्ट इन हाई सॉल्टी वाटर इन द बे। उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ड्रेनेज करेंगे तो सी ग्रासेस वहीं पर मर जाएंगे, जिससे वाटर क्या हो जाएगा, मोर साल्टी। ठीक है, नेक्स्ट रीड करते हैं ई पैसेज। ब्रेन लैपोनाइट, ए मैरीन साइंटिस्ट एट द हार्बर ब्रांच ओशियोनोग्राफिक इंस्टीट्यूट ऑफ एट फोर्ट इन फ्लोरिडा डिसएग्री। ही थिंक्स सी ग्रासेस कैन टॉलरेट मच हायर लेवल ऑफ सैलिनिटी देन बे। मीन्स सी ग्रासेस ज़्यादा टॉलरेट कर सकती हैं किसके, सैलिनिटी के लेवल को, जैसा कि बे में डिस्प्ले किया गया।
किसके कंपैरिजन में, जैसा डिस्प्ले किया गया है उससे ज़्यादा वो उसको टॉलरेट कर सकती हैं। फर्दर मोर ही नोटेड दैट when fresh water flows through the Everglades will increase experimentally in 1990 it led to massive plankton bloom, fresh water running off from the well fertilized farmland. He caused a five-fold rise in nitrogen level in the bay. उसने इसमें कहा कि फ्रेश वाटर जो फर्टिलाइज लैंड से साइड में बहेगा, वेल फर्टिलाइज फार्म लैंड रनिंग ऑफ दूर बहेगा, तो उससे 5-fold राइज मीन्स नाइट्रोजन का लेवल 5 गुना बढ़ जाएगा। दिस वॉज लाइक पोरिंग फ्यूल ऑन ए फायर। इससे इसका मतलब क्या होगा, जैसे हम तेल डाल देते हैं किसके ऊपर, आग में घी का काम करेगा ये, pouring fuel in on a fire. This result was massive mortality of sea grasses because of increased turbidity from the plankton. इसका मतलब सी ग्रासेस का mortality rate इंक्रीज हो जाएगा। और डॉक्टर लेपोनाइट एड्स दैट बिकॉज कोरल थ्राइव ओनली इन वाटर व्हेन न्यूट्रिएंट्स लेवल आर लो। और डॉक्टर ने कहा है कि कोरल तभी एग्जिस्ट करता है वाटर में जब उसका न्यूट्रिएंट लेवल लो हो। रिस्टोरिंग फ्रेश वाटर रिच इन नाइट्रोजन विल डू मोर डैमेज टू द रीफ। अगर अगर न्यूट्रिएंट्स का लेवल लो रहेगा तो फ्रेश वाटर के अंदर जो नाइट्रोजन है विल डू मोर, वो हमें ज़्यादा रीफ विल डू मोर डैमेज टू द रीफ। नाइट्रोजन का लेवल उसको डैमेज कर देगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं। कौन कौन से, एक तो क्वेश्चन नंबर 6 रिस्टोरिंग वाटर इन द नाइट्रोजन लेवल विल मेक मिकोलॉजिकल साइड इफेक्ट, क्योंकि नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट फ्रेश वाटर जो है हमारा वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद वो एक 7th है, हाई नाइट्रोजन लेवल में बी कास्ट बाय नियरली फार्मलैंड। नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो आसपास की जो ज़मीन है वो 5 टाइम्स उसमें नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होगी तो हमें हमारे लिए उस ज़मीन के लिए वो क्या होगी, नुकसानदायक होगी। तो 6 और 7 का क्या हो जाएगा, बी। अब बच्चा 8th के लिए released sewage rather than nutrients from agriculture area increase in the level of nitrogen। इसके लिए हम एफ पैसेज पढ़ते हैं। एफ पैसेज की 3rd लाइन में साइंटिस्ट का नाम गिवन है, बट बिल क्रूस्की ऑफ अमेरिकन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी इज कन्विंस्ड दैट नाइट्रोजन फ्रॉम फार्मलैंड इज नॉट द चीफ प्रॉब्लम। यानी कि नाइट्रोजन फार्मलैंड से की मेन प्रॉब्लम नहीं है। सम कोरल रीफ well away from any nitrogen pollution are dying and curiously a few are thriving. Doctor thinks that increased nutrients arriving from local sewage discharge from thousands of the Cascades along the Florida Keys are part of problem। तो लास्ट लाइन से ये इसको मैच कर रहा है, तो 8th का हमारा क्या हो जाएगा, ए। ओके, तो हमारा 5th का होगा सी, एंड 6th का बी, 7th का बी और 8th का ए। अब हम करते हैं 9 to 13 क्वेश्चन। 9 to 13 क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, एवरीवन एग्रीज दैट पोरिंग वाटर इनटू द सी इज़ हार्मलेस इनफ। ठीक है, एवरीवन सभी एग्री हैं किसके लिए, पोरिंग वाटर इनटू द सी, वाटर को पोर करना किसके अंदर, सी के अंदर, समुद्र के अंदर, इज़ हार्मलेस, काफ़ी हार्मलेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पैसेज में ही गिवन है। अभी हमें मेन फोकस उन पैसेज पे करना है, जो उन पैराग्राफ पे करना है जो अब तक के कहीं पर यूज़ नहीं हुए, मोस्टली आंसर उन्हीं के अंदर मिलेंगे। तो ए पैसेज में, पोरिंग वाटर इन द सी साउंड हार्मलेस इनफ, but in Florida Bay, a large shallow section of Gulf Mexico that lies between southern end of
एवरग्लेड्स एंड द फ्लोरिडा कीज इज़ प्रूविंग हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल। देखो क्या दे रखा पूरे स्टेटमेंट में कि वो कॉन्ट्रोवर्शियल है। कॉन्ट्रोवर्शियल मीन्स एग्री और डिसएग्री, दो टाइप के लोग हैं, और उसने कह रखा है कि एवरीवन एग्री करता है उस चीज़ को। तो इस मीन्स ये हमारी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर तो कॉन्ट्रोवर्शियल गिवन है और स्टेटमेंट में एवरीवन गिवन। तो 9th का आंसर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फॉल्स। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट, रीड करते हैं 10th हमारे पास गिवन है नाइट्रोजन वाज पोर्ड इन फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप एज वाटर फ्लोज थ्रू। तो हमने नाइट्रोजन को पोर तो कहीं से भी नहीं किया था, जो अभी हमने रीड किया था फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, तो ये हमने कहीं रीड ही नहीं किया जितने पैसेज रीड किए हैं। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा नोट गिवन। ओके, 10th का क्या होगा, नोट गिवन। नेक्स्ट है 11th, एवरग्लेड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट कैन बी इफेक्टिव रिगार्डलेस ऑफ द काज ऑफ द पोल्यूशन। तो अभी हमने कहीं पर रीड किया था कि नाइट्रोजन को इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। और इसमें क्या रखा, कैन बी इफेक्टिव, प्रभाव डालता है। एवर द रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट कैन बी इफेक्टिव रिगार्डलेस ऑफ द कोज ऑफ द पोल्यूशन, यानी ये पोल्यूशन का कोज नहीं है, बट हमने ऊपर रीड किया था कि उसको इकट्ठा करेंगे रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे पोल्यूशन को स्प्रेड करेगा। तो इट मीन्स ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या करती है, कॉन्ट्राडिक्ट। ओके, देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए हम पढ़ सकते हैं कौन सा पैसेज, जी वाला। जी में गिवन है सच क्लेम एंड द काउंटर क्लेम्स मेक्स द इम्पैक्ट ऑफ द रेस्टोरेशन प्लान डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट। रेस्टोरेशन प्लान का इम्पैक्ट डिफ़िकल्ट है प्रिडिक्ट करना। इफ़ इंक्रीज सैलिनिटी इज़ द मेन प्रॉब्लम, सैलिनिटी को इंक्रीज करना मेन प्रॉब्लम होती, तो द बे इकोलॉजी विल बेनिफिट द एवरग्लेड्स रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट। तो इकोलॉजी को बेनिफिट होता उससे, लेकिन हमारे स्टेट में इफ़ हाउएवर नाइट्रोजन इज़ द प्रॉब्लम इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर कुड मेक मैटर्स वर्स। ठीक है, तो मीन्स अगर हम रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट होता तो इकोलॉजी को बेनिफिट मिलता, लेकिन इसमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट थी एवरग्लेड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट कैन बी इफेक्टिव रिगार्डलेस ऑफ द कॉज ऑफ द पोल्यूशन। बिना मीन्स ये उससे क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि ये तो बोल रहा है कि रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट इफेक्टिव हो सकता है रिगार्डलेस किसकी बजाय, पोल्यूशन की कॉज की बजाय, और वो वहाँ पर बोल रहा है कि वो उसके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, तो हमारा 11th जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा उसका फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 12th क्वेश्चन, ह्यूमन हैज़ चेंज फ्लोरिडा बे व्हेन ओल्ड इमेज बिफोर 1950 इज़ अनरिकॉल्ड। ह्यूमन ने चेंज कर दिया किसको, फ्लोरिडा बे को, कब से पहले, 1950 से पहले, जिसको रिकॉल नहीं किया जा सकता। ठीक है, और तो इसको सोल्व देखने के लिए हम क्या देखते हैं, मैथमेटिकल वैल्यू मीन्स 1950 को सर्च करते हैं। 1950 कहाँ पर है, आई पैसेज के अंदर देखो 1950 है, दे रखा है, यहीं से रीड करते हैं। नोबडी नो व्हाट फ्लोरिडा बे वाज लाइक बिफोर द 1950। कोई भी नहीं जानता था फ्लोरिडा बे कैसा था 1950 से पहले। व्हेन इंजीनियर्स कट्स द लार्जेस्ट कैनाल इन द एवरग्लेड एंड टुक मोस्ट ऑफ द वाटर अवे। और जब इंजीनियर्स ने लार्जेस्ट कैनाल को वहाँ से कट किया और मोस्ट ऑफ द वाटर को दूर रास्ते भेज दिया, अब वहाँ से दूर ले गए। तो स्टेटमेंट भी यही कह रही थी हमारे पास कि कोई नहीं जानता था कि कब 1950 से पहले कि वो कैसा दिखता था, ओल्ड इमेज उसकी कैसी थी।
ठीक है, तो इसका 12th का हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है? टूरिज्म कंट्रीब्यूट फंडामेंटली टू फ्लोरिडा बे एरिया। टूरिज्म इसको हेल्प करता है, किसको? फ्लोरिडा बे को फंडामेंटली मीन्स टूरिज्म इंडस्ट्री को बेनिफिट करती है। टूरिज्म अब हमारा लास्ट पैसेज रह गया ना, जे हमने रीड ही नहीं किया किसी ने, तो हम ये रीड करते हैं। These arguments do not merely threaten to create ecological problem but economic ones as well. The economy of the Florida key depend upon tourism. Clearly mention है कि फ्लोरिडा की इकोनॉमी किस पे डिपेंड करते हैं? टूरिज्म पे। द लोकल इंडस्ट्री हैज़ एन एनुअल टर्न और ऑफ $2.5 बिलियन। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हो, और कितना एनुअल टर्नओवर कितना है? $2.5 बिलियन। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्लियर है, क्या हो जाएगा? ट्रू। ओके, तो हमने 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और कोशिश की है कि इसको अच्छे से समझाया जाए। फिर भी किसी को कुछ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। Thanks for watching my video. Have a nice day.